सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कमेंट करके बताओ और बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का, पंकज, ज्योति और सिद्धि, वेलकम। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? प्रीवियस सेशन में मैंने यहीं से ड्रॉप आउट किया था, यानी इस सवाल को ही मैं पूरा करा के छोड़ा था। अब इसके आगे की बात करते हैं और समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स। तो मतलब क्या है, उसने बोला है दो संख्याओं के योग ने, अगर दो संख्या ए और बी है उनका योग, उनका अंतर मतलब ए माइनस बी का 5 गुना है। इसका मतलब यही तो है, तो इसका मीनिंग यही तो हुआ कि दो संख्याओं का योग उन संख्याओं के अंतर का 5 गुना है। अब उसने, ये तो हमारा रिलेशन बना, उसने बोला यदि एक संख्या 24 है तो एक संख्या तो 24 दी हुई है, तो 24 हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5 इंटू 24 माइनस का बी। तो कितना हुआ? 24 प्लस बी इज इक्वल टू 120 माइनस का 5b। इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो b प्लस का 5b इज इक्वल टू 120 माइनस का 24। 6b इज इक्वल टू 96 एंड b इज इक्वल टू 96 अपॉन 6 इज इक्वल टू 16। तो जो दूसरी संख्या वो क्या है? वो 16 है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से जवाब। यहां से मैंने आपको छोड़ा था, वहीं से शुरू किया है और अब आगे का बात करते हैं। एक और सवाल आपके समक्ष रखते हैं। आप में हिंदी लैंग्वेज के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, कोई बात नहीं, वो हिंदी लैंग्वेज अपना पा जाएगी, डोंट वरी। एक और सवाल। तीन क्रमागत बट्टे हैं, 30%, 20% और 5%। कि समतुल्य बट्टा क्या होगा? व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 50%। तो तीन कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट्स हैं, आपको बताना इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा डिस्काउंट आपको लगता है सही होगा। तो देखिए, इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था कि या तो आप सीधा आप इस क्वेश्चन को करें जैसे कि हमारा बुक में होता है। तो दो तरीके, या तो इफेक्टिव परसेंटेज को यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इफेक्टिव परसेंटेज को यूज करेंगे तब भी सवाल आसानी से हो जाएगा। अगर आप इसको बिना इफेक्टिव परसेंटेज यूज करें तो आप इसको वैसे भी कर पाएंगे। मैं दोनों आपको समझा देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, मैं बता देता हूं आपको कैसे करने की कोशिश समझने की। एक मिनट। ओके, तो देखो, तीन क्रमागत बट्टे यहां पर आपको दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है। तो अगर मैं इसको बेसिक से कराऊं तो कैसे करूंगा? आपने कहा कि भाई 100 हमारा बट्टा है, हमने माना 100% का बट्टा है, तो हम क्या करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई शुरू करें। आपने कहा 100 मल्टीप्लाई भाई, पहला बट्टा 30 का था ना, तो 100 माइनस का 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस का 20, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा घटता है ना, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस का 5 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लो, तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो क्या है? ये तो तरीका नंबर एक है। तरीका नंबर दो क्या है? आप इफेक्टिव परसेंटेज यूज कर लो। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव परसेंटेज। वो क्या है? दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो आप दोनों से मैं आपको बता देता हूं। अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 95 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व कर लो। या फिर ए और बी क्या है? 30 ए है, बी 20 है, दोनों नेगेटिव है क्योंकि घाटा है। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? ये मुझे बड़ा बेकार लगता है क्योंकि बहुत बड़ा है। तो इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे आगे। इसको मैं अब यहां से हटा रहा हूं और मैं इफेक्टिव परसेंटेज से आपको शॉर्ट करके बता रहा हूं, ठीक है ना? तो हमने क्या काम करा, हमारे पास तीन बट्टे हैं, तो मैंने पहले 30 और 20 और 5, तो मैंने पहले 30 और 20 पर लगाया क्योंकि दोनों डिस्काउंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव परसेंटेज का? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो क्योंकि दोनों डिस्काउंट है तो हमेशा नेगेटिव चिन्ह के साथ आएंगे। तो माइनस का 30 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 30 गुणा 20 बटा 100। तो ये क्या हो गया? माइनस का 50 प्लस का 6। भाई 3 दूनी 6, 100 जीरो जीरो कट गया, तो कितना हुआ? आपने कहा माइनस का 44%। तो ये 44% इधर से आया, ठीक है ना? अब यानी एक बाटा 44% का, दूसरा वाला 5% का, इन दोनों से क्या निकला? 44%। तो अब इन दोनों पे लगा दो, तो क्या करेंगे? माइनस का
44 माइनस का 5 प्लस 44 इंटू 5 अपॉन 100। ये क्या हो गया, माइनस का 44 और माइनस का 5 माइनस का 49 प्लस इसको देखें तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 बटा 100। जीरो से जीरो कट गया, यहां पर ये आ गया। तो अगर इसको जोड़ें तो कितना आएगा, आपने कहा सर ये आ जाएगा आपका 48, तो 0.80। क्लियर है भैया, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे किसी को। यस, हाँ जी। तो कितना आया, आपने कहा 4603, तो 46.80 ये आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 100 में से 53.20 माइनस करना है। हाँ ओके ओके, हाँ उसको भी कर लो। तो ये कितना आया, एक मिनट रुको। तो ये टोटल, हाँ उसमें करना पड़ेगा, पहले वाले में जो आंसर है उसको घटाना पड़ेगा, इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें आंसर करना है। तो ये सीधा मिल गया। तो मुझे ये तरीका बहुत पसंद है और मैं कहूंगा कि आप इसको करें। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। वहां से जो भी आपको पहले वाले तरीके से आपने निकाला था ना कि 100 मल्टीप्लाई बाई 70/100 मल्टीप्लाई बाई 80/100 मल्टीप्लाई 95, अब जो यहां से आंसर आएगा ना उसको 100 में से कम करना पड़ेगा आपको, तब वो आंसर मिलेगा। तो ये थोड़ा सी कैलकुलेशन भी ज्यादा है, बहुत छोटा सा तरीका है। तो ये पसंद आया होगा मुझे उम्मीद है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। तेल के भाव में 25% की वृद्धि होने के बाद उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि तेल के खर्च पर वही रहे। ठीक है ना, तेल के भाव में, यानी कोई आप तेल खरीद रहे हैं, आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ऑयल बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल रिमेन द सेम। इसका मीनिंग समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं कि आप पहले कुछ तेल लाते थे खरीद के मार्केट से, जो घर में यूज करते थे, उस तेल में 25% की वृद्धि हो गई। यानी अगर पहले आप 100 रुपए का तेल खरीदते थे तो अभी भी 100 का खरीद रहे हो, लेकिन उसमें क्या होगी, उसका तेल महंगा हो गया। तो 100 रुपए में पहले ज्यादा तेल आता होगा, अब कम तेल आता है। वो कहता है कि उस तेल के खर्च में हम कितना कम तेल खर्च करें, खाएं या चलाएं, जिससे कि मैं 100 रुपए का तेल में पूरा महीना काट दूं। सवाल ही है। और यहां पर जवाब देने की जो होड़ है बहुत बढ़िया लगी है। अब देखो, इस सवाल को करना बड़ा आसान है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, फिर से बताता हूं। उसने बोला 25% है भाई, तेल के भाव में 25% की वृद्धि। तो देखो 25% का फ्रैक्शन कर लो, कितना होता है 25% का फ्रैक्शन। आपने कहा 25% को फ्रैक्शन बदलोगे तो 1/4 होता है। उसने बोला इसमें वृद्धि कर दो, मैंने क्या बोला, जब भी वृद्धि होगी तो क्या होगा, बस नीचे वृद्धि होगी, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली में ऐड कर दिया तो वृद्धि हो गई। वो कितनी होगी, 1/5। तो नहीं, 1/5 की कमी आ गई, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको गुणा कर दो, तो कितना है 20%। सिंपल तरीका है, विदाउट पेन यू कैन डू। बहुत बढ़िया अखिलेश, विदाउट पेन यू कैन डू दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें। आप चाहते तो बेसिक से भी कर सकते थे कि तेल के भाव में 25% की वृद्धि हुई तो टोटल वृद्धि 25%। अब तेल का नया भाव कितना हुआ, आपने कहा 125% और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि पहले 25% था तो अब वृद्धि होने पर 125% बन गया। ऐसे कर लो तो 20। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है आप बताएं। बफरिंग नहीं है, इट्स नॉट बफरिंग, एवरीथिंग इज क्लियर, नो बफरिंग इज हियर, एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके। मैं यहां देख रहा हूं कोई बफरिंग नहीं है भाई। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक और क्या बताता है। समझ में आ गया सबको, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके डन, आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड, एक और सवाल। 250 आदमियों के लिए 40 दिन तक का भोजन मौजूद है। यदि 20 दिन बाद 50 आदमी बाहर चले जाएं तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। फूड इज अवेलेबल फॉर 250 men for 40 days. After 20 days 50 men go out. For how many days will the remain food last or finish? तो मैं समझूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। सी, देखते हैं जवाब बिना किसी रुकावट के आपके क्या आंसर आते हैं इस सवाल के लिए। तो उम्मीद है कि आपके सवाल के आंसर अच्छे से आएंगे और तेजी से आप करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं और मुझे उम्मीद है कि इन ऑप्शंस पर आप डटे रहेंगे। और सवाल, क्योंकि सवाल बड़ा आसान है, इसको करना चाहेंगे तो ये एक बार में हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देयर इज नथिंग टू डू, इट्स वेरी इजी एंड काम। आप करेंगे तो ये एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
ये कार्य समय से क्वेश्चन है और इसमें कोई गलती ना हो, इसी बात के लिए हम भी आपके पास आतुर बैठे हैं कि जवाब में आप बहुत अच्छे से आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, वेल डन एंड वेरी गुड। चलो भाई, यहाँ पर सवाल आपके सामने हम रख चुके हैं। अब तो सिर्फ बताना है आपको कि जवाब क्या होगा इसका, साफ साफ। चलो, तो मैं करा देता हूँ, आप सब लोग शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। ओके, तो चलो समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या था। ओके, देखिए सिंपल देखो, 250 आदमी हैं, उनके लिए 40 दिन के लिए भोजन अवेलेबल है। तो अगर मैं बोलूं भाई अकेले में, मैं नहीं माना, एक आदमी एक दिन में एक पैकेट खाना खाता है। आप ऐसे मान के चलो, एक आदमी एक दिन में एक पैकेट खाना खाता है, समझते ना ना? एक आदमी एक दिन में एक प्लेट खाना खाता है, तो कुल खाना कितना होगा? आपने कहा 250 आदमी थे, एक दिन में एक आदमी एक प्लेट खाएगा तो एक दिन में 250 प्लेट खाई जाएंगी, और 40 दिन का भोजन अवेलेबल है, तो कुल प्लेट कितनी हुई? आपने कहा 0 0 25 चौके 100, यानी देखा जाए तो भाई यहां पर 10,000 प्लेट अवेलेबल है, यानी तो 10,000 पैकेट खाना है। ये बात समझ में आ गई? आपने कहा बिल्कुल। यदि 20 दिन बाद 50 आदमी बाहर चले गए, अब 20 दिन बाद, यानी 20 दिन तक तो इन लोगों ने खाया ना भाई, 20 दिन तक तो सभी लोगों ने खाया, तो ये 20 दिन में कितना खाना खा लेंगे? 250 आदमी 20 दिन तक रुके तो कितना खाना गया? आपने कहा 25 दूनी 50, 5,000 प्लेट खा गए होंगे ये। बात समझ में आ गई? तो अभी कुल कितनी प्लेट बची हैं? आपने कहा 5,000 प्लेट बच गई, क्योंकि जब पूरा खाना 10,000 प्लेट था, 20 दिन तक 250 आदमियों ने खाया, तो प्लेट रह गई 5,000, और अब इनमें से 50 आदमी चले गए बाहर, तो कितने बचे? आपने कहा 200 आदमी रह गए इस समय। अब 200 आदमी यहां पर बचे हुए हैं, है ना? 200 आदमी यहां पर बचे हुए हैं, और प्लेट है 5,000, तो कितने दिन में खा लेंगे? आपने कहा 5,000 में 200 का डिवाइड करके देख लो। आपने कहा ओके, दो तो 25 दूनी 50, 25 दिन और चलेगा खाना। समझ में आ गई बात? बिल्कुल राइट आंसर अखिलेश, बहुत अच्छे से दिया आपने। इज इट क्लियर? तो सवालों में कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना कि माना एक्स 20 दिन पहले चलो 20, नो 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 नो, बस आपको सवाल की फीलिंग को समझना है, प्रश्न की भाषा को अगर आप समझ जाएंगे तो सवाल तो बचकाना है, यूं ही हो जाएगा, यूं ही कट जाएगा सफर इन सवालों को करते करते, कि मंजिल आएगी नजर इन प्रश्नों को साथ करते करते। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल और देखते हैं आपका जवाब इस नए सवाल के लिए, क्या आप हमें विशेष आंसर देने की कृपा करेंगे? ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू। आपकी स्क्रीन पर ये रहा एक और नया प्रश्न, देखेंगे इसका जवाब क्या मिलेगा आपकी तरफ से। सबको समझ में आ गया है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और, किसी वर्गाकार पार्क की लंबाई 60 मीटर है, जिसके चारों ओर तार लगाने के लिए 3 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा होगा, ये आपको बताना। द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वायरिंग अराउंड इट एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर मीटर। सब भूखे थे, खा गए सारा सामान, खा गए सारा सामान, जितना भी बचा सब खत्म कर दे, फिनिश, चट कर गए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, तो भाई यहां पर देख रहे हैं जवाब 720। सब लोगों ने अपने अपने आंसर देने की कोशिश की, कोई 720 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो हम चलो देख लेते हैं। देखो, एक वर्गाकार पार्क है, सब पहले सबसे ये समझो, वर्गाकार पार्क का मतलब होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्गाकार का मतलब ये तो होता है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना? ये वर्गाकार पार्क की बात है। तो इसमें देखिए 60 मीटर है इसकी लंबाई, तो वर्गाकार का मतलब क्या होता है? इसकी चौड़ाई भी 60 ही होगी ना भाई। वर्गाकार का तो मतलब ये होता है उसकी लंबाई जितनी उसकी चौड़ाई भी उतनी होगी, कम ज्यादा तो हो नहीं सकता ना। आपने कहा बिल्कुल है। तो उसने बोला इसके चार ओर, चार ओर का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर, चार ओर का परिमाप होता है ना पेरीमीटर। तो उसने कहा ओके पेरीमीटर तो कैसे करेंगे? आपने कहा परिमाप क्या होता है? 4a, तो यानी इसका परिमाप कितना? 60 गुणा a, यानी 4, 240। तो भाई 240 मीटर है, 240 मीटर जो है इसकी बाउंड्री है, इस पर जो तार लगेगा वो 240 मीटर लगेगा, और 1 मीटर का खर्च कितना है?
3 रुपए, तो 24×3 = 72, तो 720 रुपए लगने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से जवाब आपने दिया है। तो 720 यहाँ पर रुपए खर्च होंगे उसका तार लगाने में, उसकी तारबंदी करने में। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के जवाब जब आते हैं तो बड़ा खुश नुमा माहौल बन जाता है। और एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं, उम्मीद करता हूं इस सवाल को भी आप आसानी से करने का पूरा कष्ट करेंगे। एक और सवाल, चलिए। यदि 5 व्यक्ति एक खाई 1 घंटे में खोद सकें तो 12 व्यक्ति ऐसी ही खाई खोदने में कितना समय लगाएं? यदि 5 व्यक्ति एक खाई 1 घंटे में खोद सकें तो 12 व्यक्ति ऐसी ही खाई खोदने में कितना समय लगाएंगे? आपको देना है आंसर और मुझे बड़ी अच्छा लगेगा अगर आप इस आंसर को बड़ी आसानी से दे देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे। अंदर लगा नहीं नहीं नहीं, अंदर लगाना होता तो भी इसका परिमाप ही होता। अगर आपको इस पर कुछ चीज बिछानी होती, फॉर एग्जाम्पल इस प्रश्न में अगर आप तार अंदर की तरफ लगाओ चाहे इसके ऊपर लगाओ चाहे बाहर लगाओ एक ही बात है, इसकी बाउंड्री पर ही आएगा वो, तो हम उसको बाउंड्री मानते हैं। अगर वो बोलता है इस पर टाइल्स लगानी है, वो बोलता है इस पर फर्श बिछाना है, वो बोलता है इस पर मैट लगाना है, मैट ही लगानी है, कपड़ा लगाना है, घास लगानी है, वो सब क्या है, वो अंदर की तरफ वो क्षेत्रफल होता है। ओके, और यहां पर आंसर देखो, आपको शायद याद है मैंने एक बहुत अच्छा स्लोगन आपको बताया हुआ है, शायद आप समझते होंगे इसको। और असली मसाले सच सच, एक ऐड आता था बचपन में, अभी भी आता है वो, असली मसाले सच सच। तो आप 2 बार बोलते थे, MDH, MDH ऐसे बोलते थे ना। तो बस यही तरीका है MDH समझने का, यानी M मीन्स मैन, डे मीन्स आर दिन, H मीन्स आर, तो अब इसको पुट कर दो बस। तो M 5 व्यक्ति खाई को, तो यानी M1 मेरे पास है, मेरे पास दिन नहीं है, मेरे पास सिर्फ घंटा लिखा है, तो H1। वर्क एक ही एक खाई को खोदने, तो नीचे लिखो मत लिखो, इस बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्क सेम है तो इसलिए मैं वर्क को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। M2 H2। उसने बोला M1 कितना, 5 आदमी एक खाई 1 घंटे में खोद सकते हैं, 1 घंटे का 60 मिनट। तो भाई उसने बोला 12 आदमी है, कितने घंटे में कितना टाइम लगेगा, आपने कहा H2 निकालना है। तो क्या हुआ, 5×60/12, 12×5 = 60, 25 मिनट, ओनली 25 मिनट्स रिक्वायर्ड। 25 मिनट में वो उस खाई को खोदेंगे। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। MDH मसाला, MDH का तड़का और सवाल का अंग अंग फड़का, ऐसी कहानी मुझे मिल रही है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही बढ़िया तरीके से उम्दा प्रदर्शन आपकी तरफ से हो रहा है। एक और सवाल लेते हैं, ये रहा। यदि AQ+1/A² = 2, तो A+A/A का मान क्या होगा? 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये है A², इसको स्क्वायर करिए, अब ठीक है। A² और ये है 1/A, ऐसे है। यदि A² + 1/A² = 2 है, तो आपको बताना है कि A+1/A का वैल्यू क्या है। ये सवाल आपको देना था जवाब। तो आंसर बड़ा आसान है, आराम से दे दोगे इसका आंसर अगर आप चाहेंगे तो। जी, यदि A² + 1/A² = 2 है, तो A+1/A का मान क्या होगा? तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आप अच्छे से बताएंगे मुझे, और मुझे शायद दिक्कत नहीं होगी सवाल को समझाने में और आपको बताने में। ओके, चलो। तो ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो सोच रहे चलो इन्हें पूछ लें आपसे कितना आता है। तो भाई जवाब तो आपके ऊपर डिपेंड है, क्या देंगे आप इसका आंसर, लेट्स सी। जी, तो शुरू हो जाओ जल्दी से आंसर देने के लिए। 4, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 4। समझते हैं कैसे होगा सवाल। देखो, आप सभी जानते हैं अगर मैं इस सवाल को सीधे तरीके से कर रहा हूं तो A+1/A निकालना है। अगर मैं आपसे बोलूं तो A+1/A का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो अब वो क्या मिलेगा? आपने कहा कि सर A² + 1/A² + 2 × A × 1/, यही तो मिलेगा। आपने A से A को काट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपने कहा A+1/A = व्हाट, आपने कहा इसका वैल्यू तो हमें पता है, 2 दिया है, तो 2+2 = 4। तो भाई इसका था होल स्क्वायर, तो A+1/A क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल। तो 4 नहीं होगा, अगले सही बता रहे हैं,
आप लोग गलत बता रहे हो, राइट आंसर विल बी 2, इसका 2 ही होगा और आप भूल गए शायद। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब मैंने बताया था ना ये तरीका भी कि a प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 2 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हो, इसका स्क्वायर माइनस का 2, ऐसे करते थे ना, बी स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस का 2 बराबर 2, तब भी आप उसको प्रूफ कर सकते थे। याद आया कुछ आयुष, अभी क्लियर है ना, समझ में आ गया, गलती तो नहीं हुई ना कुछ भी आपसे, बहुत बढ़िया, गलती के चांसेस कम से कम रखें और सवाल को ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 है, अब आपको बताना है एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो भाई देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। तो उम्मीद है आपका जवाब सही सही मिलेगा और आप गलती नहीं करेंगे इसमें, और ऐसा हमें विश्वास है। तो देखते हैं भाई आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। इसको दोनों तरीके से मैं कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए सवाल, और आप उस गड़बड़ ना करें बस सवाल। ओके, सवाल आपके सामने, प्रश्न आपके सामने है, और देखेंगे क्या होगा इसका सही जवाब आपकी तरफ से। क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 हो, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, 526, 527, 629 या 429। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपको। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब। देखो ये मैंने आपको सवाल समझाए हुए हैं बहुत अच्छे से, मैं आपको थोड़ा सा इधर हिंट दे देता हूँ। मैंने कहा था कि अगर आपको दिया x प्लस वन अपॉन एक्स और आपसे पूछा है, ये सपोज आपको दिया है 2 या a दिया है, तो अगर आपसे पूछा x प्लस वन अपॉन एक्स का ऐसे स्क्वायर, तो क्या करते हैं, बस इसका स्क्वायर करके इसमें से, क्योंकि प्लस ना दोनों तरफ, 2 माइनस कर देते हैं, यू विल गेट द आंसर। फॉर एग्जांपल आपको दिया है x माइनस का वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, और आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो क्या करेंगे, क्योंकि माइनस है ना, तो इसमें प्लस कर देंगे, ये दोनों वैल्यू निकल के आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा और मुझे इसका वैल्यू निकालना, तो क्या होगा, 3 3 9 माइनस का 2 बराबर 7, तो आप इसको विदाउट पेन कर लेंगे। इसको देखो, सपोज हमने कहा x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू a की जगह हमने लिखा 5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा इस वाले में इसका, तो 5 का स्क्वायर माइनस का बराबर 23। इज इट क्लियर, सेम हम यहां पर करेंगे, सेम हम यहां पर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर, अब इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो मैं सीधा तरीका बताऊंगा, दूसरा आपको फिर मैं तरीके से समझाऊंगा, बेसिक तरीके से। तो अगर वो बोला मुझसे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, हम जनरली ऐसे करते हैं, हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 529, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपने कहा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 529, या आप कह सकते हैं x टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 529 माइनस 2 इज इक्वल टू 527, दैट इज द राइट आंसर जो आपने दिया है। अगर मैं इसको शॉर्टकट से करता तो मैं क्या करता, मुझे पता है प्लस दिया हुआ और यहाँ पर वैल्यू लिखी है, तो सीधा क्या करना था, 23 का स्क्वायर माइनस 2, बस इतना सा काम करना था, तो मुझे राम कथा जो लिखी है उसको नहीं लिखना पड़ता। हाँ, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो यहाँ पर देखो प्लस का वैल्यू लिखा था, तो मैंने क्या 23 का स्क्वायर माइनस 2 सीधा कर दिया, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस का 2, तो विदाउट पेन यू कैन डू दिस आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात सबको, बहुत बढ़िया। तो आपको ये वाला तरीका अच्छा लगा कि ये वाला, मुझे तो ये वाला पसंद है, आपको कौन सा पसंद है कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। एक और सवाल, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 में से 2 माइनस का x प्लस का 3x स्क्वायर घटाने पर क्या मान होगा। सवाल बड़ा अच्छा सा सुंदर सा है, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है, जवाब देने की कोशिश सब लोग करने करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो चाहेंगे आपका जवाब किस तरह से आता है। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 माइनस
2 माइनस एक्स प्लस 3x² का मान इनमें से क्या होगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। बहुत सिंपल है और यहां पर जवाब मिलने की तैयारी होने लगी है। a² - 2 यहां पर आंसर ऑप्शन में नहीं है, a² - 2 तो हाँ करेक्ट करेक्ट अखिलेश, एकदम सही लिखा है आपने। तो देखो जब ऐसे सवाल आपको मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम जनरली करते हैं। भाई हमारे सामने ये लिखा था 3x² प्लस का 5x माइनस 7। जब आपने माइनस ब्रैकेट को खोला तो अंदर वाले सारे डिजिट बदल जाएंगे। ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का x हो गया और ये माइनस का 3x² हो गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आपने कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें भाई, अब देखो 3x² से 3x² कट गया, 5 और एक 6x ये हो गया और 7 और में से 2 9 ये हो गया। तो 6x माइनस का 9 आपके सामने आ गया है ना। तो 6x माइनस का 9 बराबर 0, 6x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/6, 3/2। दैट इज द राइट आंसर। इट्स 3/2। नो 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 नो, सही से करो। इट्स 3/2, 3/2 तो आएगा। हाँ इट्स नॉट 5/4, 5/4 तो ऑप्शन ही नहीं है। इट्स 3/2। आसान सवाल का आसान जवाब आपने दिया है और काफी काबिल तारीफ आपके उत्तर आ रहे हैं। 3/2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे लगातार बढ़ते रहो, सवालों पर कूच करते रहो। सवालों का स्तर मैं कोशिश करता हूं आपके को अच्छे से अच्छा दूं और इन सवालों को आपको लेकर आगे बढ़ाता रहूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सवालों को समझने में और करने में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। यदि a/b इज इक्वल टू 3:4 है और b/c इज इक्वल टू 4:5 है, तो a/c बताओ। अभी सवाल को करने के कई तरीके हैं, मैं दोनों दो तरीके बताऊंगा आपको, जो अच्छा लगे बचपन से करते हैं वो कर लो। तो हमने कहा कि भाई a/b इज इक्वल टू कितना, 3:4। उसने बोला b/c, तो मैंने b को b के नीचे लिखा, b/c कितना हो गया, 4:5। तो मैं इस कॉमन वैल्यू को बराबर करना पड़ता है जो ऑलरेडी बराबर है। तो यानी a/b/c क्या बना, 3:4:5। उसने बोला ए और सी का रेशो बचाओ, तो ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का रेशो कितना है 5, 3:5 आपने ये बना दिया। तो राइट ऑप्शन आपको मिल गया बी। ठीक है। तरीका नंबर 2 क्या था, अगर आपको डायरेक्टली रेशो दिए और आपसे ये पूछा ए सी, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है a/b। तरीका नंबर 2 3/4 और दूसरा क्या है, आपने बोला b/c इज इक्वल टू 4/5। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे a/b मल्टीप्लाई b/c, तो ये b से b कट जाएगा, c रह जाएगा ना, वही मुझे चाहिए। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो b से b कट गया, ऐसे ही 4 से 4 कट गया। तो a/c क्या बचा, आपने कहा 3/5, और या a/c क्या हो जाएगा, 3:5। बात समझ में आ गई। क्या कर रहे हो आयुष, क्या कर रहे हो, इतने की जरूरत ही नहीं जितना आप कर रहे हो। कहाँ वादियों में घुस गए क्या आयुष, कहाँ चले गए, वादियों में तो नहीं चले गए हो, वापस आओ और जवाब को बताओ। इज इट क्लियर ना हो सबको। 3 5 तो मैंने दो तरीके बताए, या तो आप इनको इक्वल कर लो, ये ऑलरेडी इक्वल है। इक्वल नहीं होते तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करते हैं। इक्वल नहीं है तो हमने क्या काम किया, हमने ये वाला काम कर दिया, a/b इज इक्वल टू 3/4 हमने ऐसे कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, दोनों का मल्टीपल। बहुत बढ़िया, तो मैं आगे बढ़ूं, एक और सवाल लूं, फिर तो ये समझ में आ गया आपको। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक सवाल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। चलिए ये रहा सवाल आपके सामने, और उम्मीद है यदि किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। आप इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 11 रुपीज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 33 रुपीज, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी किसी वस्तु को आप 33 में बेच रहे हो तो आपको 11 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो मैं देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा, लेट्स सी। देखो कोई वस्तु है, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस 100 है ना, और उसे आप बेच रहे हो तो उसे 11% का लाभ हो गया, तो यानी आपने 11% का लाभ कर दिया। तो वस्तु आपने 111 में बेची जो 33 रुपए के बराबर थी, है ना। लेकिन आप ऐसे मत करिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अपोजिट टर्म है।
क्यों? समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये आप निकालते हो परसेंटेज में और ये लिखा है रुपए। तो यानी 33 रुपए में बेचने पर उसे 11 रुपए का लाभ हुआ। तो यानी अगर मैं, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। अगर मैं सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट घटा दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा ना, आई गेट कॉस्ट प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 33 में से मैंने 11 निकाल दिया, तो 22 रुपए का कॉस्ट प्राइस था। तो उसे 22 रुपए कॉस्ट प्राइस पर 11 रुपए का फायदा मिल गया। तो क्या हुआ? 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ 22 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आ रही है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? उसे 11 रुपए का फायदा हो गया, 22 रुपए की चीज थी। तो भाई प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस तो होता है, आप प्रॉफिट अपॉन उसका सेलिंग प्राइस क्यों रख रहे हैं? हाँ जी डॉली, भाई मुझे बताओ, आप जो है उसके नीचे प्रॉफिट परसेंटेज में जब आप निकालते फॉर्मूला ये तो होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो आप कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस क्यों रख रहे हो? अगर आप सेलिंग प्राइस रखोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अभी क्या है, 50% का फायदा होगा उसको। समझ में आ गई बात सबको? तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन होगा बी, ना कि ए। क्लियर? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, खूबसूरत। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लाता हूं और देखता हूं इसका सवाल का जवाब आप मुझे क्या देंगे। ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ पेडागोगी भी हो जाए ना, बहुत देर से पेडागोगी पढ़ने की इच्छा आपकी जागृत है और मैं बता नहीं रहा हूं आपको। चलो तो कुछ पेडागोगी क्वेश्चन भी हो जाए। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है और उस पर देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। और क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे तो इनको समझने की कोशिश करिएगा और जवाब भी देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पेडागोगी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें से आपको कम से कम 5 से 10 सवाल आ ही जाते हैं, है ना। और अगर आप कोई भी स्टेट टेट की बात करेंगे तो पेडागोगी आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि अगर आप एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर 15 नंबर की पेडागोगी मैथमेटिक्स में आएगी आएगी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं कहानी और समझते हैं आपकी जबानी इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं और कैसे आप इन सवालों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग रेडी हैं पेडागोगी के लिए? चलो मैं भी शुरू करता हूं और रखता हूं आपके सामने पहला सवाल पेडागोगी का। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आवश्यक है। हाँ जी, पहला प्रश्न। नहीं पढ़ाएंगे ऐश्वर्या, अभी नहीं पढ़ाया, अभी स्टार्ट करेंगे। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आवश्यक है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और संबंध बनाना। ओके। दूसरा, सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता। तीसरा, अधिक सूत्रों को याद करना या बहुत जल्दी सवालों को हल करना। टू बी ए गुड मैथमेटिशियन इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड रिलेट ऑल कॉन्सेप्ट्स, proficiency in the techniques of answering questions, memorizing most of the formulas, solving questions very quickly। हाँ, एक जैसे पेपर आता है लगभग, और आप सबको पता है इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही बात है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है कि आप सभी कॉन्सेप्ट को समझें, वो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, उन कॉन्सेप्ट को कैसे लागू करना है, किन किन परिस्थितियों में वो लागू हो सकते हैं और किसके साथ उनका संबंध है जिस तरह से उसको लागू कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन करना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही था, मैथमेटाइज ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ऑल द थिंग्स। वेरी गुड। एक और सवाल फिर आपके लिए रहा। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के 10 तरह के शीर्षक हैं। इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह बदलाव किया गया है किस लिए? ऑप्शन ए, जीवन से जुड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। पाठ कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थी की चुनौती देने के लिए, या उन्हें अलग से समझाने के लिए। हाँ अखिलेश, इस बार इंक्रीज कर दिया, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप सारे पेपर्स को सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। तो देखते हैं क्या समझ में आता है आपका। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु क्या कर सकते हैं, कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, इनका बदलाव क्यों किया गया है। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी ये चैप्टर है ना, यहाँ पर दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उनको रोचक बनाने के लिए, कि बच्चा उनको जुड़े। अगर आप दुनिया जीवन से जोड़ेंगे तो बच्चा उनको बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि सभी चीजें सभी पाठ्यक्रम में जो भी आप पढ़ाएं उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाएं। इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों ने इस जवाब को भी चुन लिया है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है।
द पर्पस ऑफ a डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज, प्रगति पत्रक को भरना यानी फिलिंग ऑफ द प्रोग्रेस शीट, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, प्लानिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जाम, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, डी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। तो यहां पर सी ऑप्शन की ज्यादा मारा मारी है, सब लोग तैयार हैं सी के लिए? बिल्कुल। देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं, निदानात्मक परीक्षण का मीनिंग क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण में आप बच्चे में होने वाली प्रॉब्लम्स यानी पढ़ाई के संबंधित, उसमें होने वाली पढ़ाई संबंधित समस्याएं, उन समस्याओं का लेवल, उन समस्याओं का होने का कारण, बच्चा कमजोर क्यों है, उसको क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उन कमियों को जानना, पहचानना, ढूंढना, खोजना, उनका स्वरूप निर्धारण करना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। जैसे एक डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है तो सबसे पहले उसका क्या करता है, वो उसका निदान करता है, वो डायग्नोस करता है, वो चेक करता है उसके अंदर क्या क्या परेशानी है, उसके बाद वो उसकी दवाई करता है, दवाई गोली या दवाई देता है। सेम एक टीचर के सामने जब बच्चे आते हैं तो पहला उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को जानो और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कमियों को दूर करो। तो दैट इज द राइट ऑप्शन, द मेन ऑब्जेक्टिव। हालांकि निदानात्मक परीक्षण का मीनिंग अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना भी है। निदानात्मक परीक्षण का मतलब फीडबैक देना होता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको चुनना पड़ता है, सबसे अच्छा आंसर में देना पड़ता है, क्योंकि जो उसका मेन उद्देश्य किस लिए उसको डिजाइन किया गया इसलिए, तो हम उसी को चॉइस करेंगे। हालांकि इसका आंसर ये भी सही है, लेकिन वो तू बाद में आता, पहला नंबर होता है कि बच्चों के अंदर जो कमजोरियां उनका पता लगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, एकदम सही सवाल दिए हैं आप। एक और सवाल, गणित को सभ्यता का दर्पण किसने कहा? Who has called mathematics is the mirror of civilization? हॉगबिन, लिंडपे, गॉस या लॉक? इसमें से किसने कहा था गणित सभ्यता का दर्पण है? Who said it? हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सवाल बहुत ही आसान है और पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं इसका मीनिंग क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा? हॉगबिन साहब ने कहा? नहीं, यहां बिल्कुल कहा, हॉगबिन साहब का है दर्पण, क्योंकि हॉगबिन साहब ने ही एक्सप्लेन किया था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, और किसी की संस्कृति को आप उसकी रहन सहन, खान पीन, पहनावा, पूजा पाठ, दैनिक चर्या, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों के आधार पर पहचानते हैं। तो ये हॉगबिन साहब का स्टेटमेंट दर्पण। लिंडबे साहब ने कहा था भौतिक विज्ञान, मैं आपको सारे बता देता हूं, भौतिक विज्ञान। गॉस ने कहा था रानी, लॉक ने कहा था तर्क। ये इनके स्टेटमेंट, शॉर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना? तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण ये कहा था हॉगबिन साहब ने। लिंडबे साहब ने कहा था कि गणित जो है वो भौतिक विज्ञान की भाषा है। लिंडबे साहब ने क्या कहा कि गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है। वहीं गॉस साहब ने क्या कहा कि गणित विज्ञान की रानी है। और लॉक साहब ने क्या कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जो बालक के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है। बहुत बढ़िया, गॉस की रानी, बिल्कुल। हॉगबेन का दर्पण, लिंडबे की भौतिक विज्ञान, गॉस की रानी, लॉक का तर्क। याद रहेगा सारा? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? हॉगबेन का स्टेटमेंट क्या है? दर्पण है, ऊपर लिखा हुआ है। लिंडबे का है भौतिक विज्ञान, गॉस की रानी, है ना? ऊपर इसकी परिभाषा लिखी हुई है, ये तो सामने लिखा भौतिक विज्ञान की भाषा में लिख देता हूं जिससे कि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। रानी का मतलब था, उन्होंने कहा था गणित विज्ञान की रानी है। तो लॉक साहब ने कहा था गणित एक ऐसा विषय जो बालक के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है। ठीक है ना? अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अब लिखना चाहें तो लिख भी लें जिससे कि आपको याद रहे। तो हम शॉर्ट फॉर्मेट में इनको समझ लेते हैं। ऐश्वर्य, हाँ टॉपिक वाइज भी कराएंगे, डोंट वरी। अब टॉपिक वाइज फरवरी से शुरू करूंगा, टॉपिक वाइज जो फरवरी है उसमें टॉपिक वाइज शुरू करूंगा, एक एक चैप्टर को, डोंट वरी। ठीक है ना?
फरवरी में टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे। हाँ, बेल ने जो कहा था वो नौकर कहा था। जो मैं फरवरी से स्टार्ट करूंगा उसमें हम जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। जी। क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में क्या शामिल है? यानी हम मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्विंग क्वेश्चंस एज ए मेथड ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच टू गेस, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, यूज ऑफ साइन टू अराइव एट द सॉल्यूशन। तो गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है, क्या है ये बताना है आपको। क्रियाकलाप आधारित उपागम है, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका तेजी से। ओके, बढ़िया तरीके से जवाब देने की कोशिश आप करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और यहां पर मिला है 30 का ए। देखिए, आप कोई भी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी गणित का सवाल कर रहे हैं, तो गणित का सवाल करते समय जब आप हल करेंगे, ये गणित का हल करते समय आप जो भी प्लानिंग करेंगे, ये उस सवाल को करने का तरीका अपनाएंगे, वो किससे रिलेट करेगा? वो उस यूनिट से रिलेट करेगा ना जो आप काम कर रहे हो। वो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होगी ना, जो भी सवाल आप हल कर रहे हो गणित का, उसको करना उस समय आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी से रिलेट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं, ब्याज पढ़ रहे हैं आप, तो ब्याज में तो आप क्या करोगे? आप ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, ब्याज के ट्रिक लगाओगे, है ना। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, यूनिट नंबर निकाल रहे हो, तो यूनिट वाला तर्क लगाओगे। तो यानी जिस तरह का आप सवाल करते हो उसी एक्टिविटी बेस्ड आप अप्रोच कर लगाते हो। राइट ऑप्शन क्या है? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, संकेतों का कहां से प्रयोग होगा? सवाल करने में संकेत का कहां से मतलब आ गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है, क्रियाकलाप आधारित उपागम, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है ये। ठीक है ना, डी नहीं होगा। इस दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो मुझे लगता है कि आज आपको बहुत अच्छे सवाल समझ में आए, आपने काफी अच्छे प्रश्न भी पढ़े और आपको काफी अच्छा लगा होगा आज का सेशन, मुझे उम्मीद है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक शेयर कर दो और आगे बढ़ाओ सेशन को। ठीक है ना। और मैं ऐसे सवालों को लेकर आपके पास आता रहूंगा, मिलता रहूंगा नए नए सवालों को लेकर के। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, गिव द लाइक, press the bell icon and we continue. Thank you very much for joining the session. Have a nice day. Namaskar.